चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर जो टॉपिक है वो टॉपिक है पब्लिक ऑफर। अब ये पब्लिक ऑफर आपको क्या कहता है? पब्लिक ऑफर आपको कहता है, एक सेकेंड, पब्लिक ऑफर के टॉपिक का मतलब क्या है? इश्यू ऑफ पब्लिक ऑफर मतलब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कोई कंपनी अपने, हाँ बिल्कुल बेटा, इसके पीछे के कुछ टॉपिक बाकी है, उन टॉपिक्स पे हम आएंगे। एक्चुअली वो टॉपिक कुछ आगे से वापस रिलेट करेंगे, ठीक है? तो उन टॉपिक्स पे भी हम आएंगे, ठीक है? ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, उन टॉपिक्स पे हम आएंगे वापस, ठीक है? मुझे याद है। तो ये कहता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। अब पब्लिक को कौन सिक्योरिटी इश्यू करेगा भाई? क्या सिक्योरिटी का मतलब अपने शेयर्स हैं, अपने डिबेंचर्स हैं, वो पब्लिक को ऑफर करने। अब पब्लिक को प्राइवेट कंपनी तो कर नहीं सकती, तो हम क्या कहेंगे? बाय ए पब्लिक कंपनी, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए पब्लिक कंपनी, ठीक है साहब? अब कोई भी, तो हम कहते हैं कि ए पब्लिक कंपनी इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय ए पब्लिक कंपनी इश्यू सिक्योरिटीज टू पब्लिक कंपनी बाय प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दे दे साहब, प्रोस्पेक्टस दे दे। अब प्रोस्पेक्टस क्या होगा? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखा हुआ होता है? कंपनी जब भी शेयर इश्यू करना चाहती है तो उस इश्यू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है, ठीक है? तो वो जब प्रोस्पेक्टस दिया जाता है तो इसको कहते हैं साहब कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू। दूसरा, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी ने पब्लिक में कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया, कंपनी ने पब्लिक में कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे दिया। और तीसरा, बाय राइट इश्यू एंड बोनस शेयर। या फिर कंपनी ने राइट इश्यू दे दिए या फिर बोनस शेयर दे दिया। तो हम कहते हैं साहब कि एक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है। कैसे कर सकती है? वो शेयर इश्यू कर सकती है साहब प्रोस्पेक्टस के थ्रू, वो शेयर इश्यू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या वो दे सकती है राइट इश्यू या फिर बोनस शेयर। क्लियर?
सेकंड, issue of securities and shares by प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर दे सकती है? एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने शेयर या सिक्योरिटी कैसे दे सकती है? तो कहते हैं कि साहब वो या तो आपको राइट शेयर एंड बोनस शेयर दे सकती है, या तो वो राइट शेयर एंड बोनस शेयर दे सकती है, या फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। मतलब प्रोस्पेक्टस, क्या एक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है? ये आपका है बेटा सेक्शन 23(1) और ये है सेक्शन 23(2। ठीक है साहब, मतलब सेक्शन 23 बताता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, 23(1) में बताया गया है कि एक पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर कैसे इश्यू कर सकती है। 3 तरीके से, पब्लिकली प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दो, प्राइवेट प्लेसमेंट से दे दो, या राइट इश्यू या बोनस शेयर दे दो। प्राइवेट कंपनी कैसे दे सकती है? वो राइट शेयर बोनस शेयर दे सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस केवल कौन इश्यू कर सकता है? प्रोस्पेक्टस केवल और केवल एक पब्लिक कंपनी इश्यू कर सकती है। क्लियर? समझ गए? एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। पब्लिक ऑफर मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर इश्यू ऑफ शेयर। तो पब्लिक ऑफर में दोनों चीजें आती है। पब्लिक ऑफर में इनिशियल ऑफर भी आता है और पब्लिक ऑफर में फर्दर इश्यू ऑफ शेयर भी आता है। डन? तो हमने कहा कि साहब सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 आपको कहता है कि ये पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज भी इश्यू कर सकती है पब्लिक को, एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू और राइट इश्यू या बोनस इश्यू के थ्रू। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है या फिर राइट शेयर और बोनस शेयर दे सकती है। हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है क्या ये वाला सेक्शन? प्रियांशी? यस सर। चलिए सर, अब बात आती है कि हमने यहाँ पे एक वर्ड काम में लिया है, हमने वर्ड काम में लिया है प्रोस्पेक्टस। हमने वर्ड काम में लिया, ये नोट कर लिया। सेक्शन 23, देखो सेक्शन 23 दोबारा से देख लो। सेक्शन 23 आपको क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी 23(1) वो कहता है साहब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है और राइट इश्यू और बोनस शेयर के थ्रू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 23(2) वो कहता है राइट शेयर और बोनस शेयर के थ्रू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है। पब्लिक ऑफर का मतलब
इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, दोनों चीजें क्लियर। चलिए साहब, अब आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोस्पेक्टस को, कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले हमने सेक्शन 19, 20, 21, 22 किया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपना आता है प्रोस्पेक्टस। ये लीजिए सर। तो सबसे पहले अगर ये बात करें तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो बोले प्रोस्पेक्टस, एक सेकेंड, एक सेकेंड कंटिन्यू करें बेटा। हेलो, ऑफलाइन क्लास, हाँ हाँ ऑफलाइन पिछली बार ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस बस वो ऑनलाइन करके ऐसा ऑफलाइन मुझे ऐसा पूरा दिन नहीं निकल जाता है। ऑफलाइन स्टार्ट करने के बाद सुबह 7 बजे लगती है ऑनलाइन में। हाँ सर, बीएस क्लासेस हम नाम नहीं, अभी तो नाम चेंज कर लिया ना उन्होंने, 1 से स्मार्ट क्लास। बीएस क्लासेस तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ ऑफलाइन में ऑनलाइन सारी चीजें पूरा चलता है, ऑनलाइन पूरा ही है। फाउंडेशन इज द फाइनल, ऑनलाइन सारी क्लासेस फाइनल में क्यों नहीं, और फाउंडेशन हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, तो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कंटेन्स all the details about the company's financial statement and other prescribed by Securities and Exchange Board of India। मैं आगे से इसे हमेशा लिख के चलूंगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे से इसको हमेशा सेबी लिखेंगे अपन। तो हमने कहा कि प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ होता है, सॉरी कंटेन्स, prospectus contains all the details about the company's financial statement and other prescribed by Securities and Exchange Board of India, Securities and Exchange Board of India।
क्लियर? चलिए साहब, तो ये वाली डिटेल हमने कहा साहब, प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में सेबी ने जो जो चीजें बताई है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे ही होंगे और सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो सेबी ने और कही है कि आपको ये भी बताना है, वो भी आप प्रोस्पेक्टस में बताओगे, ठीक है साहब। इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, prospectus is not valid. Prospectus is not valid if issued more than 90 days after copy deposited to रजिस्ट्रार। इसका मतलब क्या है? ये कहता है साहब, जब भी आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो तो उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी आप रजिस्ट्रार को जमा कराओगे। जब भी आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो तो उसकी जो कॉपी आपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराई है, अगर आपने प्रोस्पेक्टस कॉपी जमा करा दी और जमा कराने के बाद 90 डेज तक, ये डेज इंपॉर्टेंट है, 90 डेज, 90 डेज तक आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया, आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो आफ्टर 90 डेज, तो वो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं माना जाएगा, नॉट वैलिड होगा। क्लियर? तो अगर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो आफ्टर 90 डेज, देन सच प्रोस्पेक्टस इज नॉट वैलिड। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए, प्रोस्पेक्टस prospectus should contain declaration that it complies all the requirement of सेबी। तो ये कहता है साहब, प्रोस्पेक्टस बताएगा कि इसने सेबी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है एंड कंपनीज एक्ट, पहले ये 1956 हुआ करता था, अब 2013 हो गया। SCRA एक्ट, SCRA एक्ट 1956, SCRA एक्ट 1956। तो प्रोस्पेक्टस डिक्लेरेशन देगा
कि इसने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। किसकी रिक्वायरमेंट को? सेबी की रिक्वायरमेंट को, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को और एससीआरए की रिक्वायरमेंट को। इसने ये सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दी है? पूरी कर दी है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो हम ये मानेंगे कि साहब आपका प्रोस्पेक्टस एकदम परफेक्ट है। Prospectus is not valid until copy of such prospectus filed with registrar with the sign of director or प्रपोज्ड डायरेक्टर। ये लो साहब, ये आपका लास्ट पॉइंट था प्रोस्पेक्टस का। तो देखो क्या कहता है, सिंपल सी बात। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल लिखी हुई होती है जो कि प्रोस्पेक्टस शेयर इश्यू करने के लिए किया जाता है। ये तो हम समझ गए कि एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करती है पब्लिक में। प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल लिखी हुई होती है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो और जो सेबी की रिक्वायरमेंट हो। डन। प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं माना जाएगा अगर रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करने के 90 डेज के बाद में उसको इश्यू किया जाए। प्रोस्पेक्टस में डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि कंपनी ने सेबी की रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट और एससीआरए एक्ट 1956 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। प्रोस्पेक्टस तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को जमा नहीं करा देते विद द साइन ऑफ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। जैसे कोई कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो जो लोग डायरेक्टर बनने वाले उन डायरेक्टर किस साइन के साथ? प्रपोज डायरेक्टर के साइन के साथ। क्लियर? तो ये होता है आपका प्रोस्पेक्टस। अब इसके बाद एक छोटा सा नोट और लिखे इसमें, पेनल्टी। इसकी पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ prospectus has contravenes the rules। अगर प्रोस्पेक्टस में आपने किसी भी रूल का कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है मतलब किसी भी सेक्शन को, किसी भी रूल को आपने तोड़ा है, तो फिर क्या किया जाएगा? सॉरी, फाइन 50,000 टू 3 लाख। फाइन किया जाएगा 50,000 टू 3 लाख। और इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम 3 years।
3 साल का इम्प्रिजमेंट, 3 साल का इम्प्रिजमेंट। तो फाइन किया जा सकता है 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक, या फिर इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल तक। इम्प्रिजमेंट सजा भी दी जा सकती है साहब, जेल हो सकती है 3 साल तक की। ठीक है, ये लो साहब, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है। नोट कर लीजिए फटाफट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रोस्पेक्टस को समझाइए साहब, डिफाइन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस गिवन होता है सेक्शन 26, सेक्शन 26। नोट करने के बाद ओके कहें जल्दी से। प्रियांशी डन, कनिका डन। अच्छा, एक बात बताओ साहब, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, एक कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस जमा कराया, किसके यहाँ पे, सेबी के यहाँ पे, ठीक है, और सॉरी रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और वो प्रोस्पेक्टस उन्होंने पब्लिक को इश्यू कर दिया। अब वो उस प्रोस्पेक्टस में कोई चेंज करना चाहते हैं, वो उस प्रोस्पेक्टस की किसी कंडीशन में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं क्या? क्या वो चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमने कहा साहब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? बोले साहब एक्सेप्शन है, या तो आपको या तो आपको पहले से अप्रूवल दी गई हो, पहले से अप्रूवल दी गई हो, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में लिख रखा है, जब आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था तो उसमें शेयर होल्डर्स ने आपको अप्रूवल दे रखी थी। जब आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का रेजोल्यूशन पास किया था तो उसमें अप्रूवल दी गई थी कि साहब प्रोस्पेक्टस में जो कंडीशन लिखी गई है उन कंडीशन में चेंज किया जा सकता है। ठीक है साहब, तो या तो तब वो चेंज के लिए आपको अप्रूवल दी गई हो, या फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में। आप जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद आप चेंज कर सकते हो। ठीक है साहब, क्लियर? और वो स्पेशल रिजोल्यूशन किसके थ्रू पास करना होगा? वो स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, जब रिजोल्यूशन पास करोगे तो रिजोल्यूशन में
आपको ये बताया जाएगा कि जब नोटिस दिया जाएगा तो उस नोटिस में कुछ चीजें होती है जो डिफाइन करनी होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरा ही। ये कहता है साहब, चेंज इन द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की टर्म्स में चेंज। तो हमने कहा कंपनी shall not be allowed to change the terms of prospectus except क्या क्या एक्सेप्शन है साहब? एक्सेप्शन नंबर 1, पहला एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? subject to the approval of शेयर होल्डर। पहले से शेयर होल्डर की अप्रूवल मिली हुई हो, शेयर होल्डर की अप्रूवल मिली हुई हो। सेकंड, सब्जेक्ट टू authority given by passing special resolution in general meeting by postal ballot। ये लो सर, क्लियर? आगे लिखो, नोटिस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन contains following details। जो स्पेशल रिजोल्यूशन का नोटिस देंगे उस नोटिस में ये डिटेल होनी चाहिए। भाई जनरल मीटिंग बुलाते हो तो जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो ये पूछते हैं साहब मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? बोले मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। तो आप कहेंगे कि उस स्पेशल रिजोल्यूशन का जो नोटिस जाएगा उस नोटिस में आप क्या क्या डिटेल देंगे? तो उसमें आपको लिखना है पर्पस पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ
चेंज। भाई क्यों चेंज करना चाहते हैं? आपने जो कंडीशन पहले लिखी थी, जो टर्म्स डिसाइड की थी, उन टर्म्स को डिसाइड करने का पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या है आप? फिर ये कहते हैं टोटल मनी रेज्ड। आज तक आपने कितना पैसा रेज कर लिया? मतलब जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, उस प्रोस्पेक्टस से शेयर बिक गए आपके, लोगों ने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, तो कितना पैसा आपके पास आ चुका है? फिर ये कहते हैं मनी यूटिलाइज्ड फ्रॉम सच, सॉरी, फॉर सच ऑब्जेक्ट। ये लो साहब, आपने कितना पैसा यूटिलाइज कर लिया उन ऑब्जेक्ट के लिए? भाई आपने कहा हम हमारी टर्म्स के कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं भैया आज तक आपने उन टर्म्स कंडीशन से कितना पैसा रेज किया था, उसमें से आपने कितना पैसा यूटिलाइज्ड कर लिया, कितना पैसा यूटिलाइज्ड कर लिया। डिटेल्स ऑफ चेंज। हाँ भाई, जो चेंज करना चाहते हो उस चेंज की डिटेल बताओ कि भैया आप क्या चेंज करना चाहते हो। ठीक है, चेंज की डिटेल बताओ। रीजन ऑफ चेंज, क्यों चेंज करना चाहते हो, क्यों चेंज करना चाहते हो। टाइम लिमिट ऑफ चेंज, टाइम लिमिट ऑफ चेंज, और रिस्क इन्वॉल्व इन सब चेंज। ये लो साहब, इतने ही पॉइंट लिखने हैं बस आप, इसने बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं बुक में, आपको इतने ही पॉइंट लिखने हैं। तो आपने कहा कि साहब चेंज का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल मनी रेज, मनी यूटिलाइज्ड फॉर सच ऑब्जेक्ट, डिटेल्स ऑफ चेंज, रीजन ऑफ चेंज, टाइम लिमिट ऑफ चेंज, कितने टाइम में आप चेंज कर देंगे, और रिस्क इन्वॉल्व इन सब चेंज। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब होता है भाई वो चेंज करने से क्या पुराने वाले जो कंडीशन की वजह से जिन्होंने पैसा दिया, जैसे आपने पैसा दिया तब कंडीशन कुछ और थी, अब अगर वो कंडीशन चेंज हो जाएगी तो क्या आपको उससे कोई नुकसान होगा? वो नुकसान भी तो बताइए आप। तो ये सारी चीजें आपको चेंज के वक्त नोटिस में बतानी है। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? सर कंपनी अगर फर्दर ऑफर लाएगी तो प्रोस्पेक्टस पुराना वाला ही रहेगा क्या? नहीं, नया प्रोस्पेक्टस, हर बार इश्यू लाने के लिए नया प्रोस्पेक्टस। हमने तो इतना कहा है कि प्रोस्पेक्टस आपको पहली बार इश्यू के लिए भी लाना पड़ेगा, और अगर दोबारा आप शेयर इश्यू करते हैं तो भी आपको प्रोस्पेक्टस लाना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्टस केवल इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए लाया जाता है, प्रोस्पेक्टर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर के लिए भी लाया जा सकता है। ठीक है? जैसे मान लो
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले एलआईसी ने अपने शेयर इश्यू किए थे, पहली बार एलआईसी कंपनी ने अपने पहली बार शेयर इश्यू किए थे, तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया। अब अगर वो फ्यूचर में दोबारा कभी पब्लिक में शेयर ऑफर करना चाहे तो भी वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकती है, उस दिन उन्हें दोबारा नया प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। डन। चलिए इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा लास्ट में, इसके बाद एक लास्ट में लाइन और लिखिएगा, नोट लिख लीजिए। नोटिस गिवन टू ऑल शेयर होल्डर्स, ये नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ऑल्सो पब्लिश्ड ऑन, also published on website of notice given to all shareholder, also published on website of company, कंपनी की वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाएगा। चलिए सर, डन। सॉरी, अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हेडिंग इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे अलग से पॉइंट है अपने आप में। कंपनी इज restricted to use money raised through public offer in purchasing, trading and dealing in other companies share। अब ये कहता है कि जब कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेज करती है तो वो उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकती, किस चीज में, किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करने में, ट्रेडिंग खरीदने बेचने में, या फिर डीलिंग करने में शेयर्स में। तो आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज सेल डीलिंग करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर इश्यू से किया गया पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होता है कंपनी। भैया आपको किसी दूसरी कंपनी में शेयर परचेज सेल करने हैं तो उसके लिए आप अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करके जो पैसा आया है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। डन। चलिए इसी के साथ
disagreed shareholder allowed to exit from company by transfer shares to other controlling shareholders। ये कहते हैं साहब जो डिसएग्रीड शेयर होल्डर, बेटा थोड़ा सा मेरा मार्कर लो है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ देखना पड़ेगा, मार्कर लाइट है थोड़ा। हाँ, डिसएग्रीड शेयर होल्डर, जो डिसएग्रीड शेयर होल्डर मतलब कोई शेयर कहते हैं, शेयर होल्डर कहता है साहब मैं तो अलाउ नहीं करता कि आप प्रोस्पेक्टस में चेंज करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? 75% लोग एग्री है, मैं तो कहता हूं मान लो 80% लोग एग्री है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। 20% लोग एग्री नहीं है, आप तो ऐसा समझ लो 98% एग्री है, 2% एग्री नहीं है, तो भी काम तो होगा। तो अगर वो काम हो रहा है तो आप उन 2% लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आपको अपने शेयर बेच के जा सकते हैं कि भाई आप हमारी इच्छा के खिलाफ काम हो रहा है, तो कम से कम हमें ये अपॉर्चुनिटी तो दो कि आज हम हमारे शेयर वापस से सेल कर दें आपको, आप हमारे शेयर खरीद लो, फिर आपको जो इच्छा है करना है करो, हम तो चले जाते हैं। ठीक है, तो जो डिसएग्रीड शेयर होल्डर हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो कंपनी से एग्जिट कर सके अपने शेयर होल्डर्स सेल करके। किसको सेल करेंगे? जो कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है, कंट्रोलिंग मतलब जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ये वेरिएशन वाली सेक्शन थी 27, वेरिएशन की सेक्शन है 27। तो देखो आज हमने 3 सेक्शन पढ़ी है, एक हमने पढ़ी सेक्शन 23, सेक्शन 23 पब्लिक में शेयर इश्यू करना, एक हमने पढ़ी सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस, एक हमने पढ़ा सेक्शन 27 कि प्रोस्पेक्टस में अगर वेरिएशन करना है, चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्लियर? तीनों तीनों में कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आज यही क्लास है बस, कंपनी अकाउंट्स का नया टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, डिबेंचर, कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर का टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।